दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या आपको मालूम है कि आज का दिन इतना ज़्यादा खास क्यों है? दोस्तों आप सभी को तो पता ही होगा कि आज है 24 जनवरी और 24 जनवरी को होता है यूपी दिवस। आज पूरे प्रदेश में यूपी दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस बीच यूपी के सीएम ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि यूपी पहले बीमारू राज्य था और हमने इसे बेमिसाल प्रदेश बना दिया मात्र 9 सालों के अंदर। क्या कुछ कहा है आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, यूपी की 4 बार सीएम रही बीएसपी चीफ ने इस मौके पर क्या कुछ कहा है और जो हालिया घटनाएं घटी हैं उत्तर प्रदेश में खास तौर से, उसको लेकर आज के दिन बीएसपी चीफ ने क्या ऐलान किया है, किस तरीके से संविधान विरोधियों को आईना दिखाया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इस क्रांतिकारी पत्रकार की। दोस्तों इनको तो आप लोग जानते होंगे, इनका नाम है अश्मित गौतम। अश्मित गौतम एक बार फिर से सुर्खियों में है। पिछले दिनों आपको याद होगा कि अश्मित गौतम के बारे में खबर सामने आई थी कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और उस मुद्दे पर आज जाकर अश्मित गौतम ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने मीडिया के सामने आकर कुछ बातें बताई हैं, क्योंकि इनके एफआईआर की खबर को लेकर भ्रम की स्थिति थी। तो अपने ऊपर किए गए पुलिसिया कार्रवाई को लेकर अश्मित गौतम ने क्लेरिफिकेशन दिया है। दरअसल उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो साफ तौर से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुआ। क्या माना जाए कि इनके खिलाफ जो एफआईआर हुआ था वो रद्द हो गया या फिर सिर्फ चालान हुआ था? पूरी कहानी बता रहे हैं अश्मित गौतम, आइए सुनते हैं। एफआईआर तो 295 में एक संगठन द्वारा कराई गई होगी, क्योंकि मुझे कॉल भी आई थी। जैसा कि ये केस वैसा नहीं था जिसके चलते पुलिस ने मुझे बिना वारंट के धारा 151 में डिटेन कर लिया था मेरे भाई के साथ, ताकि मैं कोई वीडियो ना बना दूं, कोई दंगा ना भड़का दूं। जैसा कि मैं माइनर हूं, पुलिस ने इसीलिए मुझे तो छोड़ दिया था धमकी देकर कि तुम अब वीडियो नहीं बनाओगे। लेकिन मेरे भाई को 24 घंटे हिरासत में रखा था और उसके बाद मेरे भाई को भी धारा 151 में चालान कराकर छोड़ दिया था। लेकिन अब मेरे भाई को 6 महीने लगातार मजिस्ट्रेट ऑफिस में हाजिर हो। जैसा कि लोग बोल रहे हैं, सरकार 14 साल के बच्चे से डर गई है, एफआईआर हो गई है। क्योंकि ये सच है कि मेरे खिलाफ मेरी आवाज को दबाने का ये एक साधन हो सकता है। लेकिन ये कहना कि सरकार मुझसे डर गई है, ये थोड़ा काल्पनिक जाहिर होता है। जो बड़े बड़े नेताओं के घर ईडी और सीबीआई भेजकर उनकी हालत खराब कर सकता है, सरकार से सीधा लड़ने वाले सोनम वांगचुक और उमर खालिद जैसे लोग अभी भी जेल में हैं, वो मुझसे कैसे डर सकते? तो यहां पर अश्मित गौतम ये कह रहे हैं कि उन पर एफआईआर नहीं बल्कि उनके बड़े भाई पर 151 के तहत चालान की कार्रवाई हुई थी। हालांकि चालान हो या एफआईआर, अश्मित गौतम का परिवार प्रताड़ित हुआ है। लेकिन अब जिस तरीके से अश्मित गौतम उस मामले पर बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत बड़ी राहत मिल गई है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अश्मित गौतम के खिलाफ जो एफआईआर हुई थी वो रद्द हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं सिर्फ चालान की कार्रवाई हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके बड़े भाई के खिलाफ चालान हुआ था, इनको तो सिर्फ थाने ले जाया गया था। लेकिन अब जब अश्मित गौतम ने ही इस मुद्दे पर सब कुछ क्लियर कर दिया है, तो फिर इस विवाद का अंत अब हो जाना चाहिए। अब हम उम्मीद करेंगे कि अश्मित गौतम जिस आज़ादी से पत्रकारिता कर रहे थे वो पत्रकारिता करेंगे। और देखिए, जिस तेवर में ये थे उसी तेवर में अगर रहेंगे तो ये माना जाएगा कि इन पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि अब इन पर एक जिम्मेदारी भी आ गई है। इनके फॉलोवर दिन रात बढ़ते जा रहे हैं और अगर इनकी बातचीत में धार कम हुई तो ये माना जाएगा कि इन्हें कहीं ना कहीं, इन पर कहीं ना कहीं दबाव आ गया है। इनके परिवार को भी प्रताड़ित किया जा रहा है, लिहाजा ये बोलने के लिए, सब कुछ बोलने के लिए आज़ाद नहीं है। हालांकि जो अश्मित गौतम हैं, कहा जा रहा है कि वो सिर्फ सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करते हैं, किसी की बुराई नहीं करते हैं, वो जेन्युइन सवाल उठाते हैं। लेकिन आजकल आप लोग जानते हैं कि किस तरीके का माहौल हो गया है। सत्ता से सवाल मतलब पत्रकार की मुसीबत, इस तरह का एक एजेंडा चलाया जा रहा है। हालांकि बहुत सारे लोग अभी भी खुलकर पत्रकारिता कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं अश्मित गौतम अब खुलकर पत्रकारिता करेंगे। जिस बेबाकी से वो बात कर रहे थे, हर मुद्दों पर बेबाक होकर सरकार से तीखे सवाल पूछेंगे। इसके लिए हमारी अश्विन गौतम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब लौटते हैं यूपी दिवस पर। दोस्तों 24 जनवरी को हर साल यूपी दिवस मनाया जाता है।
आज यूपी के सीएम ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कह दिया है कि पहले उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य था, लेकिन 2017 से जैसे हमने सत्ता संभाली, यूपी बेमिसाल प्रदेश बन गया। ये ताज़ा बयान उत्तर प्रदेश के सीएम ने दिया है। यूपी के सीएम शायद भूल गए कि इसी यूपी को कितना समृद्ध बनाया था पूर्व सीएम मायावती जी ने। और आज भी अगर यूपी की कानून व्यवस्था का जिक्र होता है तो हर कोई मायावती जी को याद करता है, हर कोई लोहा मानता है जो शासन चलाया था 2007 से 2012 तक बीएसपी चीफ ने। लेकिन यहां पर सिर्फ अपना गुणगान कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। इस बीच यूपी दिवस के मौके पर और हालिया घटनाओं पर बीएसपी चीफ ने क्या कुछ कहा है दोस्तों, आपको हम एक एक शब्द विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती जी ने उत्तर प्रदेश की लोगों को शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी हैं। आप सभी इनकी बधाई को स्वीकार करिए। इन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है और जो विवाद प्रयागराज का है, शंकराचार्यों का विवाद है, तमाम जो विवाद यूपी में हुए उसको लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। कैसे, ये इनका ट्वीट देखिए, अभी भी सामने आया है। यूपी में ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी किसी भी धर्म के पर्व, त्योहार, पूजा पाठ, स्नान आदि में राजनीतिक लोगों का हस्तक्षेप एवं प्रभाव पिछले कुछ वर्षों से काफ़ी बढ़ गया है, जो नए नए विवाद, तनाव और संघर्ष आदि का कारण बन रहा है। ये सही नहीं है तथा इन सब को लेकर लोगों में दुख और चिंता की लहर स्वाभाविक है। वास्तव में संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए धर्म को राजनीति और राजनीति को धर्म से जोड़ने के लिए कई खतरे हमेशा बने रहते हैं। प्रयागराज में स्नान आदि को लेकर चल रहा विवाद, एक दूसरे का अनादर, आरोप प्रत्यारोप इसका ताज़ा उदाहरण है। इससे हर हाल में ज़रूर बचा जाना चाहिए। वैसे भी देश का संविधान व कानून ईमानदारी से जनहित और जन कल्याणकारी कर्म को ही वास्तविक राष्ट्रीय धर्म मानकर राजनीति को धर्म से तथा धर्म को राजनीति से दूर रखता है, जिस पर सही और नियत से अमल हो, ताकि राजनेतागण अपना सही संवैधानिक दायित्व बिना किसी द्वेष और पक्षपात के सर्व समाज के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हित और ईमानदारी निष्ठापूर्वक निभा सकें। वर्तमान हालत में भी लोगों की यही अपेक्षा है। अतः प्रयागराज में स्नान को लेकर चल रहा कड़वा विवाद आपसी सहमति से जितना जल्द सुलझ जाए उतना ही बेहतर। यहाँ पर बहुत पते की बात कही है बीएसपी चीफ ने। उन्होंने कहा है कि जो प्रयागराज में विवाद चल रहा है, ये विवाद होना भी नहीं चाहिए था। ये विवाद आपसी सहमति से सुलझ सकता है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने संविधान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में ना तो धर्म में राजनीति आ सकती है और ना ही राजनीति में धर्म का इस्तेमाल होना चाहिए। और देखिए, इसमें कहने में कोई हिचक संकोच हमें नहीं होना चाहिए। बीएसपी चीफ ऐसी बिरले नेता हैं जो कभी भी राजनीति में धर्म का सहारा नहीं लेती हैं। यही बात बीएसपी चीफ को सबसे खास बनाती है। कभी भी उन्होंने अपनी रैली के दौरान हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद नहीं किया, ना ही किसी की भावनाएं आहत की। और ये जो उन्होंने ऐलान किया है, जो पोस्ट किया है, इससे जो ब्राह्मण समाज है वो खास तौर से बीएसपी चीफ की इस राजनीति को पसंद कर रहा है। बहुत सारे लोग इनके पोस्ट के नीचे कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे ब्राह्मण समाज के लोग कमेंट कर रहे हैं कि बीएसपी चीफ असली राजनेता हैं, यही यूपी का कल्याण कर सकती हैं, अब की तो हम बीएसपी चीफ को ही वोट करेंगे। इस तरह की चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 15 जनवरी को बीएसपी चीफ ने अपना जन्मदिन मना लिया है, 70वां जन्मदिन। और उस मौके पर आपको पता है कि ब्राह्मण कार्ड उन्होंने खेल लिया था। 2007 में जिस तरीके से बीएसपी को सत्ता मिली थी, 2027 में भी सत्ता मिलेगी, इस तरह का ऐलान उन्होंने किया था। बहरहाल, इस वीडियो में इतना ही। 24 जनवरी के मौके पर बीएसपी चीफ ने जो ऐलान किया है, अश्मित गौतम की एफआईआर कहा जा रहा रद्द हो गई, इन तमाम मुद्दों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, राय दीजिएगा। बीएसपी चीफ कैसी लीडर हैं, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।